हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू इम्तिहान आईएएस बिग न्यूज सीरीज। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल कंसर्न को डिस्कस करेंगे। सोशल मीडिया और इंटरनेट पे आपने बहुत सारी हाल ही में तस्वीरें देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा यूरोप में लोग हीट वेव से बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड हैं, है ना। यूरोप की सड़कें पिघल रही हैं, वहाँ का जो ट्रांसमिशन लाइन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, पावर ग्रिड फेल्योर हो रहे हैं और स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बंद किया जा रहा है ना। और साथ ही साथ जो बहुत सारे इवेंट्स हैं उन्हें रद्द किया जा रहा है। तो यूरोप की जो ये जो हीट वेव्स है, यूरोप जो जिस हीट वेव्स का सामना कर रहा है वो एक भविष्य में आने वाली बड़ी समस्या का संकेत है। ऐसा कहा जाता है कि यूरोप इज द फास्टेस्ट हीटिंग कॉन्टिनेंट, यानी यूरोप का जो टेम्परेचर है लगातार बढ़ता जा रहा है ना। इवन 2021 में भी हमने एक हीट वेव्स देखा था यूरोप में, और इस साल 2026 में यूरोप के कई देशों ने टेम्परेचर का रिकॉर्ड तोड़ा है ना। यूरोप में ये जो टेम्परेचर राइज की जो समस्या है या हीट वेव्स की जो समस्या है उसे कई वैज्ञानिकों ने क्लाइमेट चेंज का असर बताया है ना, कि ये जो यूरोप में हीट वेव्स की जो समस्या आ रही है उसके पीछे क्लाइमेट चेंज है। आईपीसीसी का अगर 6 रिपोर्ट आप देखें तो इस तरह के एक्सट्रीम इवेंट्स की बात उसमें की गई है। यूरोप में अगर देखें हेल्थ इशू की बात करें तो यूरोप के लोग इस तरह के हीट वेव्स के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण वहां पे पब्लिक हेल्थ की समस्याएं आ रही है। खासकर जो ओल्ड पॉपुलेशन है आ, आ, उन्हें सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम ड्राउट की स्थिति देखें या फॉरेस्ट फायर्स की स्थिति देखें तो उसमें भी काफी मेनी फोल्ड इंक्रीज हुआ है वो इस तरह की घटनाएं। तो आज हम यहाँ पर समझेंगे कि इन ये जो हीट वेव्स है जो यूरोप में हमें देखने को मिल रहा है उसका कारण क्या है, और ज्योग्राफी के पीछे यानी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इन इन इवेंट्स को समझेंगे। तो न्यूज क्या है? मिलियंस ऑफ पीपल्स आर स्वेल्टरिंग अंडर यूरोप्स वर्स्ट हीट वेव्स एवर रिकॉर्डेड, यानी 2026 का जो हीट वेव्स है वो पिछले कई साल के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। Because of temperature increases driven by climate change, Europeans are suffering from temperatures that would have been virtually impossible 50 years ago. यानी आज से 50 साल पहले इस तरह का टेम्परेचर, इस तरह का हीट वेव्स पॉसिबल ही नहीं था। यानी एक्सपर्ट का कहना है कि यूरोप में जो हीट वेव्स की समस्या है या टेम्परेचर राइज की जो समस्या है उसका कारण क्लाइमेट चेंज है। बट अगर हम ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो हमें समझ आएगा कि ये जो हीट वेव्स की समस्या है, जो टेम्परेचर राइज की समस्या है, उसके पीछे जेट स्ट्रीम या अपर एटमॉस्फेयर में जो एयर का सर्कुलेशन है वो भी जिम्मेदार है। यहां पर अगर हम यूरोप के हीट वेव्स की समस्या की बात करें तो उसे हम एक कॉन्सेप्ट से जोड़ सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है हीट डोम का कॉन्सेप्ट, है ना। हीट डोम, हीट डोम इज डिफरेंट फ्रॉम हीट वेव्स। ऐसा कहा जा रहा है कि यूरोप में जो टेम्परेचर राइज हो रहा है या लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं या जो रोड मेल्ट हो रहे हैं या जो ट्रेन के जो ट्रैक्स हैं, जो मेटल के ट्रैक्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, उसके पीछे हीट वेव्स जिम्मेदार है। बट टेक्निकली अगर इसे देखा जाए तो हीट डोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रीम राइज इन टेम्परेचर इन यूरोप, है ना। यानी हीट डोम का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करता है कि इस तरह का सीवियर हीट वेव्स यूरोप में क्यों देखने को मिल रहा है। तो यहां पर हम हीट डोम को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हीट डोम का जो कॉन्सेप्ट है जो स्पेशली यूरोप से रिलेटेड है, वो 2021 में समर में, है ना, द वर्ल्ड वाज स्टन्ड एट द टेम्परेचर इन द पैसिफिक नॉर्थ ईस्ट, पैसिफिक ओशन के यानी पैसिफिक ओशन के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में स्पेशली क्लाइम्ड एबव 49 डिग्री सेल्सियस। रोड्स क्रैक्ड। इस हीट वेव्स का इफेक्ट क्या था? इस टेम्परेचर राइज का इफेक्ट क्या हुआ कि रोड्स क्रैक करने लगे, क्योंकि यूरोप के जो रोड्स हैं वो इस टेम्परेचर के लिए नहीं बनाए गए थे। दे आर नॉट सुटेबल फॉर दिस हाई रेट ऑफ टेम्परेचर। पावर ग्रिड्स फेल्योर हो रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं,
क्योंकि जो लोग हैं, है ना, वो अधिक से अधिक संख्या में कूलर या फिर एसी का यूज करने लग रहे हैं, जिसके कारण पावर का जो डिमांड है वो एकदम से बढ़ गया है, जिसके कारण पावर ग्रिड फेल्योर हो रहे हैं, कोलैप्स हो रहे हैं, एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, क्योंकि यूरोपियंस आर नॉट, बोल सकते हैं कि दे आर नॉट एक्सपोज टू दिस एक्सट्रीम टाइप ऑफ हीट वेव्स, जिसके कारण उनका जो बॉडी है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। Since then, one alarming term has dominated the global climate discussion, and that is heat dome. यानी 2021 में सबसे पहले हमें हीट वेव, एक्सट्रीम हीट वेव्स की समस्या यूरोप में देखने को मिली थी, और वहां से एक कॉन्सेप्ट हमने निकाला था, वो कॉन्सेप्ट था हीट डोम। तो आज हम इस हीट डोम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कैसे ये हीट डोम यूरोपियन क्लाइमेट से, यूरोप के वेदर से रिलेटेड है। और यहां हम देख सकते हैं कि हीट डोम क्या है। हीट डोम is a specific meteorological mechanism caused by a stationary high pressure system। इसको ध्यान रखना है। हीट डोम क्या है? हीट डोम is a specific meteorological mechanism caused by a stationary high pressure system that traps and intensify heat through compression, है ना। यहां पे ध्यान दे, इस डायग्राम के मदद से हम इसको समझेंगे। हीट डोम क्या है? एक मेट्रोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसमें हीट जो है वो ट्रैप हो जाता है, और ट्रैप होने के कारण वो वहां से निकल नहीं पाता, जिसके कारण वो टेम्परेचर को एक्सट्रीम लेवल पे राइज करता है। अब हीट डोम का फॉर्मेशन कैसे होता है उसको हम समझेंगे। हीट डोम आप समझ गए। हीट डोम क्या है? एटमॉस्फेयर में एक मैकेनिज्म है, एक मेट्रोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिसमें जिसके अंदर हीट ट्रैप हो जाते हैं, और हीट ट्रैप होने के कारण वो हीट जो है फ्लो नहीं हो पाता और लंबे समय तक एक ही प्लेस पर स्टक होता है, जिसके कारण वहां के टेम्परेचर को वो मेनीफोल्ड इंक्रीज करता है। हीट डोम्स क्रिएट कैसे होते हैं? हीट डोम्स क्रिएट्स द मोस्ट एक्सट्रीम एंड persistent heat waves, often breaking temperature records and lasting for weeks। हीट डोम क्या करते हैं? हीट डोम एक मोस्ट एक्सट्रीम और persistent हीट वेव्स क्रिएट करते हैं, है ना। एक्सटेंसिव मींस, एक्सट्रीम मींस वेरी हाई टेम्परेचर, एंड persistent मींस लंबे समय तक वो हीट वेव परसिस्ट होता है, क्योंकि वो डोम क्या करता है? उसे इन्वेलप कर देता है और उसे बाहर फ्लो नहीं होने देता, और जिसके कारण वो एक्सट्रीम टेम्परेचर रिकॉर्ड हमें देखने को मिलता है, जो कि कई वीक्स तक, कई सप्ताह तक हमें देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने यूरोप में देखा, है ना। मई में हीट वेव्स क्रिएट होना शुरू हुआ, और हीट डोम की फॉर्मेशन के बाद वो हीट वेव्स अभी तक जून में भी वो कंटिन्यू रहा, और जुलाई में भी एक नेक्स्ट जो पीरियड है हीट वेव्स का, वो भी हमें देखने को मिल सकता है ड्यू टू एल निनो इफेक्ट। Every heat dome causes a heat waves, but not every heat waves involves a heat dome। यानी हर हीट डोम हीट वेव्स क्रिएट कर सकता है, बट हर हीट वेव्स हीट डोम क्रिएट नहीं कर सकता है। यानी हीट वेव्स इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है, और भी जगहों पे हीट वेव्स की समस्या देखने को मिलती है। हीट वेव्स क्या है? जब गर्म हवाएं चलती हैं, है ना, वेन वेरी हॉट विंड्स फ्लो, इट बिकम्स हीट वेव्स, है ना, हीट वेव्स। बट ये समस्याएं यूरोप में ये एक्सट्रीम कंडीशन कैसे पैदा कर रही है उसको हम समझेंगे, क्योंकि यूरोप में हीट डोम का क्रिएशन हो रहा है। एवरी हीट वेव्स does not create heat dome, but every heat dome can create heat waves। तो यूरोप में हीट डोम का क्रिएशन हो रहा है, और उसके कारण एक्सट्रीम हीट वेव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अब आते हैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे। हाउ डज अ हीट डोम फॉर्म? यहां हम समझेंगे कि हीट डोम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हीट डोम इज रिलेटेड टू जेट स्ट्रीम। हीट डोम इज रिलेटेड टू जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम इज अ अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, है ना। अपर एटमॉस्फेयर में यानी ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोपॉज के पास बहुत ही तेज गति से
विंड्स चलती हैं, है ना, हाई स्पीड विंड्स चलती हैं, जिसे कहा जाता है हीट जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या है? अपर एटमॉस्फेयर में यानी ट्रोपोपॉज के पास बहुत ही फास्ट मूविंग एयर्स जो फ्लो होते हैं, जो विंड्स फ्लो होते हैं, उसे ये कहा जाता है जेट स्ट्रीम। यहां हम इस डायग्राम से इसको समझेंगे। आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा होगा, ये जेट स्ट्रीम्स है ना, जो कि वेरी फास्ट मूविंग होते हैं, बहुत ही फास्ट मूव करते हैं। और ये कहाँ पे मूव हो रहे हैं? ये ट्रोपोपॉज के पास। ट्रोपोपॉज की जो हाइट है सरफेस से, वो लगभग 18 किलोमीटर है इक्वेटर पे, और 8 किलोमीटर है पोल पे, है ना। और वहां पर ट्रोपोपॉज पे ये जो विंड्स हैं वो बहुत तेजी से फ्लो करते हैं, जिन्हें कहा जाता है जेट स्ट्रीम। तो सबसे पहले समझेंगे जेट स्ट्रीम का क्रिएशन कैसे होता है, और ये जो हीट डोम है वो जेट स्ट्रीम से कनेक्टेड है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जेट स्ट्रीम का क्रिएशन को कैसे होता है, और उसके बाद समझेंगे कि हीट डोम कैसे क्रिएट होता है, और उसके बाद हीट डोम कैसे एक्सट्रीम हीट वेव्स को क्रिएट करता है। तो सबसे पहले जेट स्ट्रीम क्या है? देखिए, इक्वेटर के पास, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री, इक्वेटर के पास एक्सट्रीम हीटिंग के कारण सरफेस बहुत ही हीटेड होता है, बहुत ही गर्म होता है सरफेस, और उस गर्म सरफेस के कांटेक्ट में जब एयर मासेस आते हैं तो वो भी गर्म होकर ऊपर की ओर उठते हैं, ड्यू टू कन्वेक्शनल करंट, है ना। कन्वेक्शनल करंट के कारण वो एयर मासेस गर्म होकर, हल्के होकर ऊपर की ओर उठते हैं। और ऊपर कहां तक ये राइज हो पाते हैं? ट्रोपोपॉज तक। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो एयर करंट है, एयर करंट मींस फ्लो ऑफ एयर इन वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन में जो जो एयर फ्लो होता है उसे एयर करंट कहते हैं। और वर्टिकल डायरेक्शन में एयर फ्लो क्यों होता है? एयर मासेस जब गर्म सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो गर्म होकर, हल्के होकर ऊपर की ओर उठते हैं, ऊपर की ओर फ्लो होते हैं वर्टिकली, और इसी वर्टिकल फ्लो को एयर करंट कहा जाता है। और हमें पता है कि जो एयर करंट है वो कहां तक फ्लो हो सकता है? वो ट्रोपोपॉज तक फ्लो हो सकता है। तो ये एयर करंट ट्रोपोपॉज तक फ्लो होते हैं, यहाँ पे बाधित होते हैं, इसके ऊपर नहीं जा सकते, इसके कारण दो भाग में बाइफरकेट हो जाते हैं। और एक पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पोल की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ, दूसरा पार्ट साउदर्न हेमिस्फेयर में साउथ पोल की तरफ मूव होने लगता है। और ये मूवमेंट कहां पे हो रही है? ट्रोपोपॉज के पास, यानी इक्वेटर पे 18 किलोमीटर की हाइट पे। और ये बहुत ही फास्ट मूव करने लगते हैं। जब ये कुछ दूर आगे चलते हैं, है ना, तो 30 से 35 डिग्री के आसपास, 30 से 35 डिग्री यानी 30 टू 35 डिग्री जो हमारा लैटिट्यूड है उसके आसपास कोरियोलिस फोर्स के कारण ये राइट की तरफ मुड़ जाते हैं, राइट की तरफ मुड़ जाते हैं। और राइट की तरफ मुड़कर मुड़कर ये वेव के फॉर्म में अर्थ के चारों तरफ फ्लो होने लगते हैं जेट स्ट्रीम्स के रूप में। यानी जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन कैसे हुआ? एयर के राइज होने, इक्वेटर के पास एयर राइज हुआ एयर करंट के फॉर्म में, ट्रोपोपॉज के पास ये बाइफरकेट हुआ। जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो एयर है, विंड्स हैं, वो नॉर्थ पोल की तरफ फ्लो होने लगता है, और 30 से 35 डिग्री के पास एक्सट्रीम कोरियोलिस फोर्स के कारण ये राइट की तरफ डाइवर्ट होता है। राइट की तरफ डाइवर्ट होकर ये पृथ्वी के चारों तरफ, अर्थ के चारों तरफ अपर एटमॉस्फेयर में सर्कुलेट होने लगता है ना। इसे ही कहा जाता है जेट स्ट्रीम। इस जेट स्ट्रीम को जो 30 टू 35 डिग्री के बीच क्रिएट होता है उसे कहा जाता है सब ट्रॉपिकल, क्योंकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन है। सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली, क्योंकि इसका डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है, इसीलिए वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। दूसरा जेट स्ट्रीम, एक और जेट स्ट्रीम है हमारे पास। देखिए, 60 से 65 डिग्री के पास होता क्या है? 60 से 65 डिग्री के पास हाई प्रेशर बेल्ट है। 60 से 65 डिग्री के पास हाई प्रेशर बेल्ट है, जिसे कहा जाता है सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यहां से आप देखेंगे, यहां से दो तरह के विंड्स आपको देखने को मिलेगा। देखिए, 60 से 65 डिग्री के पास जो हमारा रीजन है हाई प्रेशर जोन, यहाँ पे आप देखें, सॉरी, 60 से 65 के पास जो बेल्ट है हमारा लो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, 60 से 65 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में लो प्रेशर बेल्ट है। अब यहां अगर हम देखें, 60 से 65 के पास लो प्रेशर बेल्ट है, और पोल के पास हाई प्रेशर बेल्ट है, एंड 30 टू 35 डिग्री के पास हमारा हाई प्रेशर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है। और 60 टू 65
सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और पोल के पास हाई प्रेशर बेल्ट। अब आपको पता है कि विंड्स जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, सरफेस विंड। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक विंड्स आपको दिखेगा वेस्टर्लीज, जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर की ओर चलती हैं। और दूसरा विंड दिखेगा जो पोलर हाई से सब पोलर लो के बीच चलती हैं। अब ये जो ट्रॉपिकल विंड्स हैं ये गर्म होती हैं, ये वार्म होती हैं, और ये पोलर विंड्स हैं ये कोल्ड होती हैं। जब वार्म और कोल्ड विंड आपस में टकराते हैं, जब वार्म और कोल्ड विंड आपस में टकराते हैं, तो जो कोल्ड विंड है वो वार्म विंड्स के नीचे चला जाता है। इसके कारण एक फ्रंट का फॉर्मेशन होता है और उस फ्रंट के सारे स्लोप के सारे वार्म विंड्स ऊपर चले जाते हैं। यानी यहां भी एयर राइज कर रहा है, यहां भी एयर राइज कर रहा है एयर करंट के फॉर्म में। जब ये राइज करेगा, कहां तक राइज करेगा? ट्रोपोस्फेयर तक, ट्रोपोपॉड तक। उसके बाद फिर से इधर मूव करने लगेगा पोल की तरफ, और पोल की तरफ मूव करते हुए राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा और जेट स्ट्रीम्स के रूप में फ्लो होगा। यानी यहां भी एक जेट स्ट्रीम है, इस जेट स्ट्रीम को कहा जाता है सब पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट है। सब पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम या पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहा जाता है इसे। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो पोलर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, यूरोप में जो हिट डोम का फॉर्मेशन हो रहा है या जो एक्सट्रीम हिट वेव्स हमें देखने को मिल रहा है, उसके पीछे कौन सा जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है? उसके पीछे पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है। पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जिम्मेदार है। अब पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन हो रहा है पोलर कोल्ड विंड्स और ट्रॉपिकल वार्म विंड्स के टकराने के कारण, यानी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट होने के कारण। अगर अब देखिए क्लाइमेट चेंज कैसे इससे रिलेटेड है। क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है? क्लाइमेट चेंज अंटार्कटिका, सॉरी आर्कटिक जो कॉन्टिनेंट है, आर्कटिक कॉन्टिनेंट को हिट कर रहा है। यानी आर्कटिक कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अब आर्कटिक कॉन्टिनेंट अगर यहाँ पे आर्कटिक जो पोल के पास है वो अगर गर्म होता है, तो ये जो पोलर विंड्स हैं, जो कोल्ड पोलर विंड्स हैं, उनका उसका टेम्परेचर राइज होगा। और यहाँ पे ट्रॉपिकल जो ट्रॉपिकल विंड्स हैं जो वेस्टर्ली के फॉर्म में जाते हैं, उनका टेम्परेचर तो हाई है। तो दोनों के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम होगा, और टेम्परेचर डिफरेंस कम होने के कारण ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है, पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, वो कमजोर होंगे, उनकी स्पीड कम होगी। क्लियर? यानी ये जो पोलर जेट स्ट्रीम है वो फास्ट कब होंगे? जब पोल और ट्रॉपिक का टेम्परेचर के बीच बहुत अधिक डिफरेंस होगा। लेकिन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज पोल का जो टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है, जिसके कारण पोल और ट्रॉपिक्स के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम हो रहा है। उसके कारण पोलर जो जेट स्ट्रीम है, पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उसकी स्पीड कम हो रही है। यहां तक क्लियर? अब यहां पे देखें, स्पीड कम हो रही है। अब यहां पे एक और कॉन्सेप्ट है कि ये जो जेट स्ट्रीम्स हैं ये वेव के रूप में क्यों फ्लो होते हैं? वेव के रूप में क्यों फ्लो होते हैं? देखिए जेट स्ट्रीम जो है वेव के रूप में फ्लो होने के कारण ये है कि इधर का जो कोल्ड विंड्स है, पोलर जो कोल्ड विंड्स हैं वो इंक्रोच करते हैं, है ना, ट्रॉपिकल के हाई वार्म विंड्स की तरफ, और अप्रोच करने के कारण, इंक्रोच करने के कारण ये मुड़ जाती हैं, ये जेट स्ट्रीम मुड़ जाती हैं, है ना। इधर से कौन अप्रोच कर रहा है? इधर से अप्रोच कर रहा है पोलर कोल्ड विंड्स, और इधर से अप्रोच कर रहा है ट्रॉपिकल वार्म विंड्स, जिसके कारण ये जेट स्ट्रीम मुड़ जाता है, और इसके कारण इसका स्ट्रक्चर वेव लाइक होता है, इसे रॉसवी वेव्स कहते हैं। क्लियर? अब आप यहां पर देखेंगे कि ये जेट स्ट्रीम रॉसवी वेव्स साइनसोइडल वेव की तरह काम करते हैं, और इसका दो पार्ट होता है। ये जो पार्ट है इसे रिज कहा जाता है, जो पोल की तरफ जो एक्सटेंडेड है उसे रिज कहा जाता है। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, जो पोल की तरफ है, जो एंड जेट स्ट्रीम का जो एंड पोल की तरफ है उसे रिज कहा जाता है, और जो ट्रॉपिक इक्वेटर की तरफ है उसे कहा जाता है ट्रफ, से ट्रफ कहा जाता है। यानी जेट स्ट्रीम
वेव्स के रूप में फ्लो होते हैं, जिसे रॉसबी वेव कहा जाता है। और वेव के रूप में फ्लो होने के कारण एक एंड इसका पोल की तरफ होता है, दूसरा एंड इक्वेटर की तरफ होता है। तो इक्वेटर की तरफ या ट्रॉपिक की तरफ जो एंड है उसे ट्रफ कहा जाता है, और पोल की तरफ जो एंड है उसे रिज कहा जाता है। इस तरह से जेट स्ट्रीम फ्लो होते हैं, चाहे वो पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो, चाहे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो। अब यहां पे अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, रिज, और ये वाला पार्ट हो गया आपका ट्रफ। अब यहां ध्यान दें, रिज और ये अपर एयर सर्कुलेशन है, तो रिज वाले पार्ट पे देखें, रिज वाले पार्ट के पास क्या हो रहा है, ये विंड यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हैं, है ना। रिज वाले पार्ट पे यहाँ से विंड्स आ रहे हैं, यहाँ पे मुड़ रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, और कन्वर्ज होने के कारण यहाँ पे एयर की डेंसिटी अधिक होगी, तो ये एयर नीचे की तरफ सिंक करेगा। यानी रिज वाले पार्ट के नीचे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। रिज वाले पार्ट के नीचे सरफेस पे, क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर सरफेस पे रहना है, तो जहां भी रिज है अपर एटमॉस्फेयर में, जहां पे रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी रिज वाला जो पार्ट है जेट स्ट्रीम का, उसके नीचे सरफेस पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एयर कन्वर्ज होते हैं। और ट्रफ वाले पार्ट में अगर देखें तो यहाँ पे एयर डाइवर्ज होते हैं, और डाइवर्ज होने के लिए एयर चाहिए, तो नीचे से एयर ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी सरफेस पे लो प्रेशर बनेगा। यानी सिंपली आपको ध्यान देना है कि जेट स्ट्रीम में रिज वाले पार्ट के नीचे सरफेस पे आपको हाई प्रेशर जोन देखने को मिलेगा, और ट्रफ वाले पार्ट के नीचे सरफेस पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। अब यहां पे देखिए हाई प्रेशर बन रहा है, और अगर ये रिज वाला पार्ट लंबे समय तक या एक्सटेंड हो जाए या लंबे समय तक परसिस्ट करे, स्टक हो जाए किसी भी रीजन में, तो उस रीजन में रिज वाला पार्ट, उस रीजन में हाई प्रेशर लंबे समय तक रहेगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे देखा क्या हो रहा था, हमने यहाँ देखा कि पोलर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था, है ना। पोलर कोल्ड विंड्स और ट्रॉपिकल वार्म विंड्स के टकराने के कारण वार्म विंड्स राइज कर रहे थे, और उसके राइज करके जब वो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे थे, तो राइट की तरफ डाइवर्ट होकर जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन हो रहा था। और ये जो जो टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट है पोल और ट्रॉपिक्स के बीच, वो इनको क्रिएट कर रहा था, वो इनकी स्पीड को डिसाइड कर रहा था। क्लाइमेट चेंज के कारण पोल का टेम्परेचर राइज हो रहा है, अंटार्कटिका जो आर्कटिक है कॉन्टिनेंट, उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है, और जिसके कारण टेम्परेचर जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है। इसके कारण जो पोलर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उसकी स्पीड कम हो रही है, यानी पोलर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टक हो जा रहा है। स्टक मीन रुक जा रहा है किसी पर्टिकुलर जगह पे। यूरोप वाला जो रीजन है वहां पे ये पोलर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम रुक जा रहे हैं, स्टक हो जा रहे हैं। क्यों स्टक हो रहे हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर डिफरेंस है पोल और ट्रॉपिक्स का, वो टेम्परेचर डिफरेंस कम हो रहा है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और उसके कारण पोलर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्टक हो जा रहे हैं, उनकी स्पीड कम हो जा रही है। और जो रिज वाला पार्ट है वो यूरोप से होकर पास होता है, और यूरोप से पास होने के कारण यूरोप के सरफेस पे हाई प्रेशर बना हुआ है। अब देखिए इससे हो क्या रहा है, और ऐसी घटना में समर में देखने को मिलती है, क्योंकि समर में होता क्या है, समर में ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है पोल और ट्रॉपिक के बीच, वो और भी कम हो जाता है टू हीटिंग, और इसके कारण पोलर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। पोलर जेट स्ट्रीम जो है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम वो स्टक हो जाता है, और उसका रीज वाला जो पार्ट है वो यूरोप के ऊपर स्टक होता है। इसके कारण यूरोप के सरफेस पे हाई प्रेशर देखने को मिलता है। अब उस हाई प्रेशर, परसिस्टेंट हाई प्रेशर के कारण, हाई प्रेशर का मतलब क्या हुआ, हाई प्रेशर का मतलब एयर वहां पे सिंक कर रहा है ना। जहां पे रीज वाला भाग है, जेट स्ट्रीम का रीज वाला भाग है, वहां पे एयर सिंक कर रहा है, हाई प्रेशर है। एयर सिंक होने के कारण अब देखिए सरफेस गर्म है, समर है, समर का सीजन है, तो सरफेस गर्म है, और इस वार्म सरफेस के कांटेक्ट में जो एयर आ रहे हैं वो राइज होना चाह रहे हैं, और ये जो जो एयर है, एयर मासेस जो गर्म सरफेस के कांटेक्ट में आ रहे हैं और ऊपर राइज होना चाह रहे हैं, वो अपने साथ टेम्परेचर, अपने साथ हीट को भी ऊपर ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर जोन। हाई प्रेशर जोन बनने के कारण ये जो एयर ऊपर से सिंक हो रही है ना, सिंक होने के कारण ये राइज को क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे। एयर जो राइज होना चाह रहा है
और अपने साथ हिट को ऊपर ले जाना चाह रहा है, उसको उसको बाधित करेंगे, उसको ऊपर राइज नहीं होने देंगे, जिसके कारण ये जो वार्म एयर मासेस है, जो हीट वेव्स के फॉर्म में जो हीट वेव्स क्रिएट करते हैं, वार्म एयर मासेस जो सरफेस के कांटेक्ट में है, वो सरफेस से ऊपर नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि ऊपर से एयर सिंक हो रहा है, हाई प्रेशर जोन है तो एयर सिंक हो रहा है, इसके कारण ये ऊपर राइज नहीं हो पाएंगे। और जो हीट वेव्स है वो सरफेस पे बहुत लंबे समय तक रहेगा और टेम्परेचर को राइज कराता रहेगा, जो कि यूरोप में हमें देखने को मिल रहा है। तो यूरोप में जो एक्सट्रीम हीट वेव्स हमें देखने को मिल रहा है, इट इज रिलेटेड टू हीट डोम। और हीट डोम क्यों क्रिएट हो रहा है? हीट डोम क्रिएट हो रहा है, जो पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो स्टक हो जा रहे हैं। पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्यों स्टक हो जा रहे हैं? पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्यों स्टक हो जा रहे हैं? क्योंकि पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन कैसे होता है? कोल्ड पोलर विंड्स एंड वार्म्स ट्रॉपिकल विंड्स के टकराने के कारण, है ना, वहां पे फ्रंट का फॉर्मेशन होता है और एयर राइज करता है वहां। और ये डिपेंड करता है दोनों के बीच जो टेम्परेचर का कॉन्ट्रास्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो क्लाइमेट चेंज के कारण जो आर्कटिक जो कॉन्टिनेंट है वो हीट हो रहा है, और जो टेम्परेचर जो डिफरेंस है ट्रॉपिक और के बीच वो डिक्रीज हो रहा है। उसके कारण जो पोलर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है उनकी स्पीड स्लो हो जा रही है, और स्पीड स्लो होने के कारण ये स्टक हो जा रहे हैं, एक ही जगह पे स्टक हो जा रहे हैं। और यूरोप में क्या हो रहा है? यूरोप में इस जेट स्ट्रीम का जो रिज वाला पार्ट है वो बहुत लंबे समय तक वहां पे परसिस्ट कर रहा है, जिसके कारण उसके नीचे हाई प्रेशर का जोन बन रहा है। और हाई प्रेशर जोन बनने के कारण, है ना, हाई प्रेशर जोन बनने के कारण एयर वहां पे सिंक कर रहे हैं, नीचे की तरफ सिंक कर रहे हैं, जो वार्म जो एयर मासेस है जो वार्म सरफेस के कांटेक्ट में आकर ऊपर राइज होना चाह रहे हैं उनको रोक रहे हैं, है ना। रोकने के कारण ये जो वार्म एयर मासेस हैं जो सरफेस के कांटेक्ट में, वो लंबे समय तक उस प्लेस पर परसिस्ट कर रहे हैं और हीट वेव्स को और भी स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ना। रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर हमें देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि यूरोप जो है सबसे फास्ट हीट होने वाला कॉन्टिनेंट है, यानी उसका जो टेम्परेचर है यूरोप का वो धीरे धीरे सबसे अधिक, सारे कॉन्टिनेंट में सबसे अधिक वो तेजी से राइज कर रहा है। और आने वाले में भी हमें ये देखने को मिल सकता है कि यूरोप का टेम्परेचर राइज हो रहा है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि यूरोप इन चीजों के लिए रेडी नहीं था। यूरोप इन चीजों के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि यूरोप टेम्परेट जोन में आता है। टेम्परेट जोन का मतलब होता है जहां पे टेम्परेचर समर में हाई होंगे, है ना, मतलब बहुत ज्यादा हाई नहीं होंगे, और विंटर में वो टेम्परेचर डाउन होगा। यानी समर में भी टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि सनरेज जो है वो स्लैंट पड़ता है यूरोप में, और इसके लिए वहां पर बहुत ज्यादा एयर कंडीशन या फिर कूलर पर डिपेंडेंसी नहीं रही है। और हमारा जो यूरोपियंस जो लोग हैं उनकी बॉडी भी बहुत हाई टेम्परेचर को एकोमोडेट नहीं कर सकती है। लेकिन आज के दिन में टुडेज सिनेरियो उन्हें एक्सट्रीम हीट देखने को मिल रहा है, जिसके कारण उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी फेल हो रहा है, साथ ही साथ पब्लिक हेल्थ की समस्या भी आ रही है। तो दिस इज एनालिसिस रिलेटेड टू यूरोपियन एक्सट्रीम वेदर इन रिसेंट टाइम। होप कि आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इम्तिहान आईएएस के द्वारा अभी 50 दिनों की एक फ्री टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है क्वालिफायर के नाम से, जिसे आप इम्तिहान क्वालिफायर जो टेलीग्राम हमारा लिंक है उससे आप वहां पे उससे जुड़ सकते हैं, या फिर इसे स्कैन करके उसके साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हम डेली बेसिस पर 150 क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, और जो कि अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन से इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने रैंक्स को भी देख सकते हैं। ठीक है। और 3 अगस्त से इम्तिहान आईएएस के द्वारा क्वालिफायर मेंस गाइडेंस प्रोग्राम यानी मार्क्स एनरिचमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, उसे भी जुड़ सकते हैं, है ना। ये जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, है ना, और हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।